हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिवेश में पेश करते हैं और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज श्रीलंका से खबर आ रही है कि वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इसलिए नाराज हैं कि उनके यहां हुए आतंकवादी हमलों को वे अपने हक में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां के लोग ऐसा समझ रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में और आसपास ईसाइयों के त्योहार ईस्टर के मौके पर संडे को कई बड़ी चर्चों और बड़े होटलों पर हुए आतंकी हमलों में अब तक 310 लोग मारे जा चुके हैं। मंगलवार को श्रीलंका के कई अखबारों ने अलग अलग खबरें छापी हैं। श्रीलंका के लोगों ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए इन आतंकवादी हमलों को भी भारत में चुनाव का मुद्दा बनाने पर नाराजगी जताई है। ऐसे वक्त में जबकि श्रीलंका की हुकूमत आतंकी हमलों के करने वालों के बारे में अटकलें लगाने और अफवाहें फैलाने को पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, इन हमलों को भारत में चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। इस पर श्रीलंका की जनता भाजपा की आलोचना कर रही है। एक ट्विटर हैंडल एंडी समा राजीव ने लिखा है कि श्रीलंका की इतनी बड़ी त्रासदी यानी इतना बड़ा क्राइसिस, इतनी बड़ी दुर्घटना कितनी तेजी से भारत के चुनावों का चारा बन गई। ये देखिए वहां के लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं। हमारा देश, उसने लिखा है कि हमारा देश गम की हालत में है और भारत का मीडिया और भाजपा के नेता इसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। एक और ट्वीट पोस्ट में अरुणी अभी सुंदरी ने लिखा है कि यह जानकर गुस्सा और मायूसी है कि भारतीय मीडिया और राजनेताओं में से एक तबका श्रीलंका की इस त्रासदी को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीलंका के ही फैयाज मारूफ ने भी भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को प्रोपेगेंडा बताते हुए सख्त नाराजगी जताई है। यहां यह बताना जरूरी है कि रविवार को कई बड़े होटलों और चर्चों में हुए आतंकी हमलों में अब तक 310 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि देश में अफवाहें और अटकलें लगाने पर पूरी तरह रोक लगा सके। सरकार ने यानी श्रीलंका की सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे उसके बयान के अलावा किसी पर भी विश्वास न करें। जनता से कहा जा रहा है कि आतंकी हमले में मारे जाने वालों के लिए गम मनाएं और इन हमलों के लिए किसी पर आरोप न लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि श्रीलंका में पूजा अर्चना करने वाले लोगों पर आतंकी हमला किया गया है। आप यानी रैली में उन्होंने ये कहा कि आप आतंकवाद के खिलाफ भाजपा को वोट दें। अब तक इस हमले के लिए अभी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि नेशनल तौहीद जमात का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ ही साल हुए हैं और उससे इतने बड़े हमले की आशा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें सांप्रदायिक रंग देने की पूरी गुंजाइश देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठा रही है। अब से पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत पर भी सियासत हो चुकी है। विपक्ष के अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं और कई आजाद पत्रकारों, यानी मैं वो गुलाम मीडिया की बात नहीं कर रहा जो भोंपू मीडिया कहते हैं, लेकिन जो आजाद पत्रकारिता कर रहे हैं, जो स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, आजाद पत्रकारों ने बल्कि कुछ सैनिकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के जरिए पुलवामा में हुई शहादतों के राजनीतिकरण की आलोचना की थी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने जीतने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए हैं, शायद अब आप सबों को भी याद नहीं रहे होंगे। श्रीलंका में हुए आतंकी हमलों के बारे में वहां की सरकार की ओर से संकेत है कि नेशनल तौहीद जमात अपने बलबूते पर इतने बड़े और सुनियोजित हमले नहीं कर सकती। इसलिए उसका मानना है कि कुछ विदेशी ताकतें इन हमलों में जरूर शामिल हैं। वहां के राष्ट्रपति ने विदेशी सरकारों से जांच में सहयोग लेने की बात भी कही है। ऐसे देशों में आमतौर पर अमेरिका की FBI और इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसियां जांच में मदद के नाम पर आती हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक जांच का रुख मोड़ती हैं।
मैं समझता हूं कि इस तरह से इन आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका के लिए कठिनाइयां बढ़ेंगी। श्रीलंका में 1987 से 1999 के बीच राजीव गांधी सरकार के दौरान भारत की तरफ से दोनों देशों के बीच समझौते के बाद वहां भारतीय शांति सेनाएं तैनात की गई थीं, जिनका मकसद लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम LTTE, जिसे हिंदी में लिट्टे कहा जाता है, को कुचलना था। इंदिरा गांधी के जमाने में इस गुट को भारत का समर्थन हासिल था। राजीव गांधी पर एक बार कोलंबो की यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के समय लिट्टे ने नाकाम हमला किया था, जबकि बाद में उनका कत्ल तमिल उग्रवादियों ने तमिलनाडु में एक चुनाव सभा के दौरान कर दिया था। उस वक्त कुछ खबरें इस तरह की थी कि लिट्टे को इजराइल भी सहयोग कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन जनवरी 1992 में शुरू हुए थे और उसी साल दिसंबर में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका की कुल आबादी में से लगभग 70% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। 12.5% ईसाई, 9.5% हिंदू और लगभग 7.5% मुसलमान हैं। लिट्टे के अंतिम दिनों में वहां मुसलमानों और ईसाइयों के बीच गठबंधन भी हुआ था। मैं समझता हूं कि श्रीलंका में हुए आतंकी धमाके बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इन हमलों में कई और देशों के नागरिक भी मारे गए हैं। इससे लगता है कि हमला करने वालों को भेजने वालों का मकसद आतंकवाद के खिलाफ जंग में कई और देशों का समर्थन हासिल करना था। इससे दो बड़े मकसद हासिल किए जाने की कोशिश हो सकती है। यह कोशिश भी हथियार बेचने वाले देशों की तरफ से होने की ज्यादा संभावना है। मेरी नजर में आतंकवाद एक बहुत बड़ा व्यापार है, जिसके जरिए देशों की सरकारों को हथियार खरीदने पर मजबूर किया जाता है। हथियार बेचने वाले देशों और आतंकवादी गुटों के बीच रिश्तों की जांच जरूरी है। मैंने अब से पहले भी कई बार इस पर जोर दिया है और बताया है, कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे हैं सोर्सेस के साथ कि इनके वहां रिलेशन हैं, आतंकवादियों के और हथियार बेचने वाले देशों के। हथियार बेचने वाले देशों की जनता में अपनी खुफिया एजेंसियों का सहयोग भी देते हैं। जो हथियार बेचने वाले देश हैं, जब जांच होती है किसी देश में आतंकवादी हमले की, तो वहां अपनी खुफिया एजेंसियों को भेजते हैं जांच के लिए, ताकि जांच भी उनकी मर्जी के हिसाब से आगे बढ़ सके। मुझे इस बात पर भी यकीन है कि अभी कुछ दिनों में किसी मुसलमान संगठन को ही इसका जिम्मेदार बताया जाएगा। श्रीलंका में बौद्ध मत के फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा 70% से भी अधिक है। आपको याद दिलाता चलूं कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान श्रीलंका में भी शरणार्थी यानी रिफ्यूजी के तौर पर गए हुए हैं। वहां से उन्हें स्वदेश वापस भेजने की मांग उठती रही है। अब इन आतंकी हमलों के बाद रोहिंग्या मुसलमानों पर वापस जाने का दबाव बढ़ेगा और स्थानीय मुसलमानों पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि आतंकवादियों की पहचान धर्म के नाम पर न करके उन्हें केवल आतंकवादी ही के रूप में पहचाने। वो किसी का भी भेजा हुआ हो सकता है। ये कहानी हमने इराक और सीरिया में बहुत बार देखी है। ISIS, जिसे दाइश कहा जाता है, उनके आतंकवादियों से तेल का व्यापार करते हुए और उन्हें हथियार देते हुए उन्हीं देशों को देखा जाता रहा है जो दुनिया भर में आतंक के खिलाफ शोर मचाते हैं। अमेरिकी विमानों से इराक में ISIS को हथियार गिराए जाने और आतंकियों का इलाज इजराइल में होने की खबरें आती रही हैं। उसकी वीडियो बहुत सी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अगर आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़कर देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब नौबत यहां तक पहुंचेगी कि आतंकवादियों को धर्म के नाम पर सहयोग दिया जाने लगेगा, जिसके नतीजे में हर देश में गृह युद्ध की स्थिति बनने की संभावना है। अगर सरकारों को ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी है तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ क्राइस्ट चर्च में जो मस्जिद पे हमला हुआ था उसमें मरने वालों के परिवारों के साथ हमदर्दी जाहिर की, बल्कि हथियारों के रखने पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी गई। वहां कुछ नए कानून आए हैं। उसके बाद उन्होंने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के साथ न सिर्फ हमदर्दी जताई बल्कि पूरे देश ने उनके साथ हमदर्दी की। हमले के एक हफ्ते बाद फ्राइडे को सरकारी रेडियो और टेलीविजन पर जुमे की अजान सुनाई गई ताकि पूरा देश मुसलमानों के साथ हमदर्दी के साथ खड़ा हो सके।
आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और अपने देश के हित में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक वगैरह पर इसको शेयर कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की तुरंत सूचना आप तक पहुंच सके। आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।